कुमारी जानवी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दें। सर हमने क्लास में बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, 2 क्लास बेसिक के बारे में दी है मैंने। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया था मैंने आपको, और ब्रांचेस के बाद मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक क्लास दी थी पिछली क्लास में। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों टर्म्स को डिफाइन किया था प्रविंद। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आज की क्लास में डेवलपमेंट इंडाइसिस पढ़ाने वाला हूं। डेवलपमेंट इंडाइसिस या इंडेक्स क्या होती हैं? डेवलपमेंट को मापने वाली इंडेक्स जो इन्हें कहते हैं हम। और इन डेवलपमेंट इंडाइसिस या डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, मेरी भाई बात समझना। सर यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे हमने डेवलपमेंट इंडेक्स या इंडाइसिस कहते हैं। यानी कि ये मापना हो मुझे कि कोई देश कितना डेवलप कर रहा है या नहीं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और इस पर हमेशा सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल आपके पास लेकर आऊं ताकि आपको चीजें आसान लगने लगे, लेकिन उससे पहले समझिएगा हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपने एक सुना होगा, इसका नाम है PQLI। ध्यान से सुनना, इसमें कई बार सवाल आते हैं। इसका मतलब है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के नाम से। अब ये जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ये एक रिपोर्ट बनती है, यानी इसका मतलब मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह हमारे पास एक रिपोर्ट रहती है जिसका नाम है MPI। और MPI में 2 होती हैं, इसको इसलिए मैं कहता हूं, पहले पूरा ही लिख देता हूं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस पे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। इसी के अंदर एक रहती है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जब ये रिपोर्ट आती है ना, तब इसको पढ़ना पड़ता है कि इनमें क्या बताया जा रहा है। इसी तरह एक रिपोर्ट रहती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने पढ़ा होगा, इस पे तो सवाल लगभग समझ लो बनता ही है एग्जाम में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक रहता है ग्लोबल जेंडर या ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रहती है एक। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रहती है। इसी के अलावा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस रहती है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारी इंडेक्सेस और इंडाइसिस जो हैं, इनको अलग अलग तरह से किया जाता है। जो भाई वीडियो का अभी कोई नहीं है उमेश, लेकिन आएगा उसका भी हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो PGT के लिए काम कर रहे थे भाई, उसको लेकर भी आ रहे थे। वैसे TGT के लिए मैंने इससे पहले, जो अगर आप में से कोई बिहार का है स्टूडेंट, जब ये फरवरी में एग्जाम होने वाला था, आई थिंक फरवरी मार्च के करीब, तभी मैंने TGT को लेकर वीडियो बनाई थी। उससे पहले दिसंबर वाले के लिए बनाई थी। तो ऑलरेडी अवेलेबल है। कंटेंट थोड़ी बदल जाएगा इतने समय के अंदर, आप सोचिए। कंटेंट तो वही रहेगा, कंटेंट तो नहीं बदल जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि कंटेंट की वैरायटी तो लगभग वही रहेगी जो पहले थी। क्वेश्चन वही रहेंगे, बाकी छोटी छोटी चीजें मैं लेकर आया हूं। तो उस वीडियो को मैं री अपलोड भी करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस काम को करेंगे। अब देखिएगा भाई, यहां पर जो जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर जो इंडेक्सेस बनाई जाती हैं, अब इनमें सवाल क्या रहते हैं हमारे पास कि सर इन वीडियोस के अंदर, सॉरी, इन इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है सर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरी बात समझना, ये जो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जनरली तौर पर, उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये सवाल पूछेगा हमसे कि कौन सी रिपोर्ट में कौन सा फैक्टर रहता है। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, कई सारी रिपोर्ट है और उनके कई सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको एक एक करके बात समझाता हूं। देखो, एक रिपोर्ट हमारे पास आती है जिसका नाम है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप चाहो तो पहले ये वाला लिख सकते हो विनीता, मैं बिल्कुल बताऊंगा उस बारे में।
तो आपने कहा सर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में क्या होता है। देखो हम यहां पर क्या करते हैं, सारी कंट्रीज को ना 3 फैक्टर देखते हैं सर। मेरी बात समझना, मेरी बात समझो भाई। जब 3 क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल भाई, तो क्वेश्चन रिगार्डिंग एकोमोडेशन, भाई मुझे नहीं पता एट लास्ट, मुझे उसका बिल्कुल नहीं पता है परवीन एकोमोडेशन वगैरह का। तो आपने कहा सर जब हम ये देखते हैं कि कोई देश विकास कर रहा है नहीं, हम देखते हैं वहां के लोगों की एजुकेशन का स्तर क्या है। मेरी बात समझना, एक एजुकेशन देखते हैं, एक वहां के लोगों की हेल्थ को देखते हैं, और एक वहां के लोगों की इन्फेंट मोर्टेलिटी को देखते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब सर, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है मैं आपको आगे लिखवाऊंगा भी इसके बारे में, अभी समझा भी देता हूं। अगर कोई बच्चा 1 साल की एज का है, 1 साल की एज का, और उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल तक हो और उनकी डेथ हो जाए, उन्हें इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से 3 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक एजुकेशन होता है, एक हेल्थ होता है, और एक लोगों की एवरेज इनकम होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय होती है। अब देखो ये 2 रिपोर्ट है हमारी। सवाल क्या करेगा, अब इनमें से 4 ऑप्शन बना देगा सर। अब मान लो अगर ये पूछे कि मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या नहीं आता, आप कहोगे एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, एवरेज इनकम आती है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं आता। अगर पूछे पीक्यूएलआई के अंदर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अगर हम बनाएंगे, तो उसमें क्या आता है और क्या नहीं आता, आप कहोगे उसमें एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी आती है, पर उसमें एवरेज इनकम नहीं आती। अब इसी बात को समझना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं भाई आपसे, अब मैं इसी बात को ये कह दूं सर, इसके अंदर मैं कह दूं 3 चीजें हैं, लोगों की एजुकेशन है, लोगों की हेल्थ है, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर मैं कह दूं यहां ये 3 चीजें आती हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर 3 फैक्टर के साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो जाएगा। तो वहां एवरेज इनकम नहीं देखते, इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं देखते, वहां पर तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी एजुकेशन और हेल्थ तो लगभग हर रिपोर्ट में देखा जा रहा है भाई। कोई भी रिपोर्ट जो डेवलपमेंट पर बेस्ड होगी, उसमें एजुकेशन यानी लिटरेसी कितनी है, हेल्थ यानी लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है, न्यूट्रिशन वगैरह कितना है, और तीसरा फैक्टर जो है वो बार बार बदल रहा है। अब यही सवाल आपको करने हैं भाई, यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मुझे पता आपके मन में डाउट्स होंगे कई सारे, और मैं कोशिश हमेशा से एक करता हूं कि आपके डाउट को पहले दूर किया जाए। आपके डाउट्स कैसे दूर होते हैं, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन देखते हो ना, कि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हमसे हो पाएगा या नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं हमेशा। आप 1 मिनट मुझे दीजिएगा यहां पर, इससे आपके लिए चीजें और बेहतर तरीके से आपको नजर आएंगी, क्योंकि हमने सर ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर कई सारे सवाल किए हुए हैं ऑलरेडी, और जो सवाल मैं करा चुका हूं आपको मैं बता दूं, उसको दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है भाई। लेकिन हाँ ये है कि सर हमारे पास जो जो क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं उनको जरूर देखेंगे हम। जैसे देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरी बात समझना भाई। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होगी, तो उसमें हम क्या फैक्टर लेंगे और क्या नहीं लेंगे, ये पूछा जा रहा है। अभी अभी मैंने आपको 3 बातें बताई, एचडीआई हो तो 3 फैक्टर क्या होंगे, पीक्यूएलआई है तो 3 फैक्टर क्या होंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो हमारी तब 3 फैक्टर क्या होंगे। चलिए, अब इस प्रकार का सवाल आपसे पूछेगा, यह सवाल पूछेगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो बनती है वो किसके द्वारा डेवलप होती है। अभी मैं जो बात बताना चाह रहा हूं बस उसको ध्यान देखिएगा। महबूबुल हक ने कौन सी डेवलप की है, मॉरिस डी मॉरिस ने कौन सी की है, यूएनडीपी कौन सी करता है। इस प्रकार के सवाल आपके पास होंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, छोटे सवाल हो बड़े सवाल हो,
एक बात अपने दिमाग में रखिएगा आज के बाद कि सर हम जो कुछ पढ़ेंगे ना वो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होता है। और इस बात के लिए मैंने कहा था भाई आप लोग दूसरों को भी रिकमेंड कर दीजिए इस बैच के बारे में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों के पास बहुत अच्छे से होने वाली हैं चीजें। तो मेरे भाई इसको याद रखिएगा। तो ये मैं अब आपको एक एक करके लिखवाता हूं। सबसे पहले आप इंडेक्सिस के इन नामों को लिख लीजिए भाई। यहां पर हम ये 6 इंडाइसिस पढ़ेंगे और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं भाई। ऐसा तो नहीं है ना हम इसको ही पढ़ेंगे सर, हम आगे जरूरत पड़ने पर इंक्लूड कर सकते हैं। अभी इसको लिख लीजिए पहले जल्दी से और डन 1 का कमेंट करिए। इसको लिखिए और डन। बिल्कुल भाई, क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है भाई, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और सभी के कमेंट भी आ रहे हैं। स्टार्ट हो गया। तो आज की क्लास के हमने ये 6 पहले लाइन लिखी है सर, ये 6 इंडेक्सेस में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। अभी सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। तो पहली रिपोर्ट में लिखवा रहा हूं आपको, उसको लिखना। सर पहली रिपोर्ट का नाम है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो 1970 में मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। इसमें हर देश को 3 फैक्टर, एजुकेशन जिसका मतलब है लिटरेसी देखेंगे, साक्षरता कितनी है, हेल्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन औसत कितना है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी शिशु मृत्यु दर। और मैंने बताया शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है सर, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे का, 1 वर्ष की आयु तक बच्चे का निधन। अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल तक है और उसकी डेथ हो जाए, यानी डेथ ऑफ ए चाइल्ड अप टू 1 ईयर एज, अगर कोई भी 1 साल तक का बच्चा उसकी डेथ हो जाए तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो एजुकेशन, हेल्थ और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखकर 3 फैक्टर के बेस पर हम रिपोर्ट बनाते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें अगर किसी को 1 नंबर मिल रहा है वो सबसे खराब है और 100 नंबर मिल रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है। यहां जो नंबर है वो 1 से लेकर 100 तक रहता है, हर कंट्री का होता है। और ये इसके बारे में अब आपको नहीं याद करना कि किस बार किसको दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट अलग से रिलीज नहीं की जाती है। एक बार इसे नोट कर ले। चलिए भाई सभी लोग यस का कमेंट कर दें भाई, जो बात समझ पा रहे हैं। एग्जाम के क्वेश्चन ट्राई करते हुए चले साथ में, बिल्कुल सारे होने चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए भाई। एक नंबर सबसे खराब होगा, 100 नंबर मिलेगा जिसको वो सबसे अच्छा होगा। डन है भाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है, देखो जब कोई व्यक्ति किसी देश में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होती है अनीता और प्रविंद, तो जितनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी लाइफ के लिए, जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, तब मैं ये कह सकता हूं, याद रखिएगा औसतन याद रखना, कि जो हमारी लाइफ है वो बढ़ती जाएगी। यानी एक इंसान औसत जीवन कितना जीता है, जैसे अभी हम ओवरऑल बात करें सर, पूरी दुनिया में औसत जीवन सबसे ज्यादा कहां का है, तो जापान के लोगों का औसत जीवन जो है वो दुनिया में इस समय
सबसे ज्यादा है दुनिया में इस समय जो औसत जीवन है वो सबसे ज्यादा कहां के लोगों का है? वो जापान के लोगों का है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा औसत जीवन जापान का। भारत का लगभग लगभग औसतन देखा जाए तो 70 साल के करीब आता है, भारत का 70 साल के करीब है। ठीक है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जापान की फैसिलिटीज अच्छी है वहां, ज्यादा इंडिया से कंपेयर में, तो याद रखना है वहां 84 साल के ऊपर है लगभग। तो ये याद रहेगी सर बात। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या है, तो हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है उसको ध्यान से देखना। अब मेरी बात सुनना भाई, एक आता है सर हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मैं पहली बात बता दूं, समझा दूं आपको, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर हमारे पास जो रिपोर्ट आती है इसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मैंने कहा दो तरीके से बनाई जाती है, पूरी बात को ध्यान से सुनना। क्या नाम है रिपोर्ट का? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ध्यान से सुनना, और ये इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है इसको लेकर। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है। अच्छा, ये जो सूचकांक आया है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये क्या कहता है सर? पहली बात तो ये है कि इसका कंसेप्ट कब आया और किसने दिया है, यानी इसकी शुरुआत जो है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स की, वो किसके साथ हुई है, किसने की है, इस बात को याद रखिएगा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये 2010 में लाया गया, यानी इट डेवलप्ड। एक तो ये बात पूछेगा ना कब आई है ये रिपोर्ट, इन 2010। पहली बात ये कि 2010 में आई है, ये तो वैसे याद हो जाएगा। और इसको बनाने का काम किसका है, ये याद रखना सर। इट डेवलप्ड एनुअली, इसको हर साल बनाया जाता है। इट डेवलप्ड या इट प्रिपेयर्ड या इट रिलीज्ड, कुछ कह सकते हो, इट रिलीज्ड एनुअली, इसको हर साल लाया जाता है। अच्छा, अब इसको जो लाया जाता है ये बनाता कौन है? देखो यहां पर दो संस्थाओं मिलकर बनाती हैं, इट डेवलप बाई। इतनी हिंदी में समझ पा रहा हूं आपको आती है कि सर ये हर साल बनाई जाती है 2010 में। और इसको बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ह्यूमन पॉवर्टी के नाम से ओपीएचआई कहते हैं, ऑक्सफोर्ड की एक संस्था, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के नाम से, और यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड की एक संस्था, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसे शॉर्ट में ओपीएचआई कहते हैं, यानी ओपीएचआई एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। दो संस्थाएं मिलकर हर बार ये रिपोर्ट बनाती हैं सर, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और याद रखिएगा यहां पर यूएनडीपी, यानी ओपीएचआई और यूएनडीपी मिलकर हर साल इस रिपोर्ट को बनाते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जब बनाई जाती है इसको अलग से नहीं बनाया जाता, इसमें जो स्कोर रहता है याद रखो, स्कोर रहता है 0 to 1, इसमें नंबर रहता है 0 से 1 तक, जिसमें जितना छोटा नंबर होगा, यानी 0 जो होगा वो बेस्ट होगा, जितना कम अंक आएगा वो बेस्ट होगा, और जो 1 होगा वो वर्स्ट होगा। यहां पर छोटा अंक आना बहुत अच्छा माना जाएगा। छोटा अंक आएगा, इकोनॉमिक सर्वे विनीता किसका कराना है बताओ मुझे? वैसे आप लोग जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी काम करता रहता हूं आप लोगों के लिए। आज मैंने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कराया है,
वीडियो बनाई आपके लिए, रिकॉर्ड करके डाल दिए बिहार के लिए। अगर कोई होगा, यानी एक नंबर जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, और सॉरी सबसे खराब होगा एक नंबर, आधा नंबर जो होगा वो 0 नंबर सबसे अच्छा होगा। जो 0 होगा वो सर्वोत्तम, मतलब जितना छोटा अंक आएगा वो सर्वोत्तम है, और जो 1 आएगा वो सबसे खराब है, सबसे बेकार है। एक नंबर इसमें 0 से लेकर 1 तक होता है। अब इसमें जब नंबर दिए जाते हैं, हर देश, क्योंकि नंबर मैंने कहा बनता है सर यहां पर, अब सबको नंबर दिए जा रहे हैं, अलग अलग फैक्टर के बेस पर नंबर दिए जा रहे हैं सर उन्हें। अब इस रिपोर्ट को अलग से नहीं लाया जाता, ये लाई जाती है रिपोर्ट हमेशा किसके अंदर, मानव विकास सूचकांक के अंदर। इट रिलीज्ड एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मेरी बात समझना, जो मानव विकास सूचकांक होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आती है, उसमें रैंक भी आती है क्योंकि आप जानते हो सर, तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट होता है। यह है रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के तहत लाई जाती है। यह अलग से नहीं होती, उसी का एक पार्ट है, मानव विकास सूचकांक के तहत तहत आती है। बात को समझना, ये उसी का एक पार्ट रहता है। अब इसके अंदर 3 फैक्टर लिए जाते हैं और 10 इंडिकेटर। मेरी पूरी बात को समझना, भी 3 फैक्टर एंड 10 इंडिकेटर। आप कहोगे सर ये सारे इंडिकेटर होते हैं, 10 इंडिकेटर रहते हैं इसके अंदर और 3 फैक्टर रहते हैं, मतलब उन 3 फैक्टरों के अंदर कुछ देखा जाता है। 3 फैक्टर में 10 इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे आपको बताऊं मैं, पहला फैक्टर होता है इसमें ए, एजुकेशन। बात समझना, हम इसमें एक चीज देखते हैं, शिक्षा। अब शिक्षा के अंदर खाली शिक्षा को नहीं बोलना है आपको, इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट रहते हैं सर। शिक्षा के अंदर हमारे 2 पॉइंट रहते हैं भाई, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। एक तो देखते हैं चाइल्ड एनरोलमेंट, यानी हमारे बच्चे जो हैं वो कितने साल तक पढ़ रहे हैं भाई, यानी यहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी स्कूल अटेंडेंस कितनी है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है। यानी एक तो होता है ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब बच्चे कितने साल स्कूल पढ़ते हैं, लाइफ में 5 साल तक स्कूल पढ़ते हैं, 10 साल तक पढ़ते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग। और दूसरा, स्कूल में अटेंडेंस कितनी रहती है उनकी, यानी कितने बच्चे जाते हैं, स्कूल अटेंडेंस। स्कूलों में उपस्थिति कितनी है, और स्कूली शिक्षा के वर्ष कितने हैं। कितने वर्ष तक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूलों में उपस्थिति कितनी है। ये 2 चीजें देखते हैं हम शिक्षा के अंदर। अभी मेरी पूरी बात को समझना होगा तो अच्छा रहेगा। बिहार बजट, अभी सर्वे भी कराएंगे प्रवीण वगैरह, वो सारा कराऊंगा भाई। अच्छा, अभी मेरी बात को समझना सर, इसके अंदर दूसरा रहता है हेल्थ। अब हेल्थ में क्या देखा जाता है, देखो हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अंदर भी 2 चीजें देखी जाती हैं सर। जो स्वास्थ्य है मेरा, उसमें भी 2 चीजें देखी जाती हैं। अब क्या क्या देखेंगे स्वास्थ्य में, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है सर, कोई भी बच्चा जो 5 साल तक जिसका निधन हो जाए, चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं 1 साल तक, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बाल मृत्यु दर रहती है 5 वर्ष तक। और दूसरा, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, खाना पीना पोषण मिल रहा है या नहीं, दूसरा उसका न्यूट्रिशन देखा जाता है। ये सब बातें एग्जाम में आएंगी, याद रखना, सब बातें एग्जाम में आएंगी विनीता, बाद में बताऊंगा उसे। अच्छा, तीसरा देखा जाता है, मैंने कहा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा क्या देखा जाता है सर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, जीवन स्तर देखा जाता है, रहन सहन का स्तर, जीवन स्तर। और इस जीवन स्तर के अंदर 6 फैक्टर होते हैं। इस जीवन स्तर में 6 चीजें देखते हैं। क्या 6 चीजें क्या है भाई, बिजली है उन लोगों के पास या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती है उनके पास या नहीं, घर है उनके पास या नहीं,
पीने का पानी आता है या नहीं? सैनिटेशन, स्वच्छता है या नहीं है? शौचालय की सुविधा, स्वच्छता है या नहीं है? कुकिंग फ्यूल, खाना पकाने के लिए गैस वगैरह है या नहीं? एसेट, संपत्तियां हैं या नहीं? जब आप इन सात, मतलब चार इधर हैं और बाकी उधर भी दी गई मैंने, जो भोजन पकाने का, सैनिटेशन कहते हैं, स्वच्छता है या नहीं, शौचालय वगैरह, पीने का पानी, घर, बिजली है या नहीं, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर कितनी है, पोषण कितना है, जब आप इन सबको देखते हो, यानी कि तीन फैक्टर के अंदर जब आप इन सबको ऐड कर लेते हो, जब 10 इंडिकेटर हो गए, देखो ध्यान से, 6 ये है, 2 ये हैं और 2 ही आपके पास ये थे और 6 हैं ये, आप यहां पर यह गिनती भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 10 हो गए सर। विनीता अभी मैं थोड़ा बाद में, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बैच में दिक्कत हो जाएगी भाई, बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई टेंशन मत लो उसकी। रेवेन्यू कैसे निकालोगे? आंसर 16 आना है उसका, ठीक है विनीता, 16 उसका आंसर आना है, आपने जो पूछा है। 16 बताऊंगा उसके लिए। तो अल्टीमेट आपने कहा सर ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अब मैं एक बात और समझा दूं आपको कि हमारे देश में इसको लेकर एक और रिपोर्ट आती है, मैं एक बार बता देता हूं, उसको जरा समझने की कोशिश करना। सर उसमें क्या होता है हमारे पास कि यूएनडीपी जो है, अब वो क्या करता है कि हमारे पास, देखो मैं इसकी एक बार कॉपी कर रहा हूं यहां, ठीक है, अभी लिखना नहीं भाई, अभी लिखना नहीं। अब हमारे देश में क्या होता है, अभी लिखना नहीं मेरे भाई, मैं पूरी बात समझा दूं तब बताऊंगा आपको मैं। देखो हमारे पास इसको एक नेशनल लेवल पर बनाया जाता है, इसी रिपोर्ट को हमारे पास एक नेशनल लेवल पर बनाया जाता है। ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं, जब आप इसे नेशनल लेवल पर बनाते हो, तो नेशनल लेवल पर बनाने के लिए यहां पर आपको देखो क्या करना होता है, 3 फैक्टर के अंदर 12 इंडिकेटर देखने होते हैं, ठीक है, वहां पर 3 फैक्टर में 12 इंडिकेटर हो जाते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे देश में, मेरी पूरी बात ध्यान से समझना, हमारे देश में इस रिपोर्ट को नेशनल लेवल पर नीति आयोग बनाता है, जिसमें सारे राज्यों को देखा जाता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जब आप इसे नेशनल लेवल पर निकालोगे, मैं इसकी हिंदी बता दूंगा आपको, लेकिन इसे हर साल नहीं लाया जाता, कुछ कुछ वर्षों के बाद गैप पर लाते हैं, और इसको बनाने का काम नीति आयोग करता है, इट डेवलप बाई नीति आयोग। अब जो नीति आयोग है वो एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान है, वो ये काम करता है सर। और जब इसको बनाया जाता है, इसके अंदर 3 फैक्टर और 12 इंडिकेटर होते हैं। आप कहोगे सर ग्लोबल लेवल पर भी 3 फैक्टर होते हैं, लेकिन वहां 10 इंडिकेटर होते हैं, यहां 3 फैक्टर के साथ 12 इंडिकेटर हैं। अब देखो सर वो 2 इंडिकेटर कौन से जुड़ गए, यानी 2 क्या चीजें जुड़ गई इसमें, एक जुड़ गया यहां पर मैटरनल हेल्थ, अगर आप ध्यान से देखो मां की हेल्थ कैसी है, और एक जुड़ गया बैंक अकाउंट। मैं इसीलिए कह रहा था, जब आप चीजें करोगे ना, तो जितना डिटेल करोगे उतना मजा आएगा, क्वेश्चन की सॉल्व होने की संभावना उतनी बढ़ेगी। अब आप मुझे बताओ ग्लोबल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो फर्क है वो किस बात का है? सर 2 इंडिकेटर का फर्क है, बाकी लगभग बातें सेम है। नेशनल लेवल पर कोई और संस्था बनाएगी, और ग्लोबल लेवल पर अलग बनाएगी। अब ये स्लाइड नंबर 2 है आज की, मतलब दूसरी रिपोर्ट मैंने आपको लिखवाई है जो ग्लोबल है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। डन 2 का कमेंट आना चाहिए।
भाई मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? सिग्नल तो आउट नहीं है मेरे भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए भाई, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? एक बार बताएं मुझे। अभी सब कुछ बढ़िया है भाई, वीडियो विजिबल हो गई है? कुछ हो गया होगा अचानक से इश्यू, आई थिंक टेक्निकल है, बट होपफुली अभी सब कुछ सही होगा। और बिल्कुल बढ़िया चल रहा होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, एमडीपीआई के बाद, मल्टी डायमेंशनल के बाद करेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी करेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी भी करेंगे और हैप्पीनेस। आज सारे पूरे करेंगे, 6 के 6 पूरे करेंगे। इसे एक बार डन करिए भाई। चलिए भाई, तो फिलहाल सब कुछ बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं भाई, अभी सब कुछ बढ़िया है सर। ये वाला हमने लिख भी लिया, पूरा कर लिया। डन टू का कमेंट भी आ रहा है आप लोगों का सर। तो ये वाली बात समझ में आई, किसने बनाएगा, कौन बनाएगा, हर साल बनेगी, 0 से लेकर 1 तक होगा। और अलग अलग इंडिकेटर जो होंगे उसमें, एजुकेशन के अंदर 2 इंडिकेटर होंगे। सबका डन है ना भाई? यहां तक मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। इसी तरह हमारे 2 इंडिकेटर हेल्थ में होंगे और 6 इंडिकेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होंगे। इसके नोट कर लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो ये कोई फिक्स नहीं है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आती है तो उसके आधार पर कोई फिक्स नहीं। अभी जनवरी में आई थी स्लाइड चेंज, ये वाला भी डन हो गया भाई सभी का। मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई सभी लोग। अब ये नेशनल लेवल पर जब आएगा तो इंपॉर्टेंट ये कि सर इसमें एक तो तीसरा फैक्टर यहां और सातवां यहां, 2 नए फैक्टर जुड़ जाएंगे। और हर साल तो नहीं बना रहा इसे, लेकिन इसे नीति आयोग के द्वारा बनाया जाएगा। इसे नीति आयोग के द्वारा बनाया जाएगा।
चलिए भाई, तो दो डिफरेंसेस के साथ आप इसे याद रखेंगे। अब मैं आपको बाकी के 3 इंडेक्सेस पढ़ाने वाला हूं। एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बाद एक होती है जिसका नाम क्या है सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उसके अलावा बाकी भी रहती है, पर ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है मानव विकास सूचकांक। देखो, लगभग मैं आपको बताऊं कि शायद कोई एग्जाम ऐसा होगा, शायद, जिसमें मानव विकास सूचकांक पे सवाल नहीं पूछा जाता। मैंने कहा शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें मानव विकास सूचकांक को लेकर सवाल नहीं पूछा जाता। मेरी पूरी बात समझिएगा ध्यान से। तो आपने कहा सर इसमें 12 इंडिकेटर होंगे, नेशनल लेवल पर होगा अगर। देखिए भाई, अब मेरी बात समझिएगा पहले। जब तक मैं ना कहूं तब तक सुनिएगा ध्यान से। देखो, एक कॉन्सेप्ट रहता है जो हमारे पास पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, 12 इंडिकेटर कहां है, सिर्फ 11 दिख रहा है भाई। कैसे आपको 11 कैसे दिख रहे हैं? 2 ये हो गए और 3 ये, 2 और 3 5 हो गए भाई प्रविंद, और 7 ये हो गए। देखो बैंक अकाउंट 7वां, 5 और 7 12 हो गए ना पूरे। अब गिनती करो भाई, मैंने नंबर भी डाल रखे, 7 ये, 3 ये, 2 ये, सर टोटल मिलाकर 12 इंडिकेटर हो गए इसके अंदर। क्योंकि 2 नए जुड़े हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए, 3 नंबर जुड़ा है, और ये सिर्फ नेशनल में ही होता है बैंक अकाउंट। अब हमारे देश में गरीबी जो कम हो रही है उसके पीछे बहुत सारे रीजन, आप देखो सारी योजनाएं आपको समझ में आएंगी तब। अब जो मानव विकास सूचकांक हम हर साल बनाते हैं सर, इसका कंसेप्ट दिया है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने। 1990 के अंदर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री ने, और हर साल इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाई जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। मैंने बताया यूएनडीपी है ये। अब इसमें 3 चीजें देखते हैं हम, एजुकेशन देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, और लोगों की एवरेज इनकम देखते हैं। स्टैंडर्ड मतलब यहां पर लोगों की एवरेज इनकम, यहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर सिर्फ एवरेज इनकम होती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 3 फैक्टर में 4 इंडिकेटर है सर। हेल्थ मतलब लोगों का जीवन कैसे कितना है, स्टैंडर्ड का मतलब यहां लोगों की एवरेज इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और एजुकेशन के अंदर 2 हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक बच्चा लगभग कितने वर्ष स्कूल पढ़ के छोड़ देता है, और एक बच्चा लगभग कितने वर्ष तक पढ़ सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो अभी जो लोग लगभग पढ़ रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन, और जो लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई करके वो कितने वर्ष तक छोड़ देते हैं औसतन। जब ये 4 इंडिकेटर हम बनाते हैं, हर कंट्री को रैंक देते हैं, 0 से लेकर 1 तक पॉइंट देते हैं। अब ये रैंक में आती है, इसमें रैंक आती है, मैं आपको बताकर चल रहा हूं, अभी मेरी पूरी बात समझना सर। अब इसमें हम 0 से लेकर 1 तक देते हैं, और जब 0 से लेकर 1 तक देते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को सर। यहां पर अगर मान लीजिए कोई देश है जिसका रैंक, इसकी वैल्यू आती है 0.35 से लेकर 0.549 तक, क्योंकि इससे कम किसी की नहीं है। अगर 0.55 से लेकर 0.699 तक आती है, अगर 0.70 से लेकर 0.799 तक आती है, 0.8 से लेकर ऊपर कोई भी नंबर आता, मेरी बात को पहले गहराई से समझना। तब हम क्या कहते हैं सर? देखो, जब ये आता है इसे कहते हैं लो ह्यूमन डेवलपमेंट, कम मानव विकास। भाई अगर किसी देश का स्कोर बहुत कम आ रहा है सर, क्योंकि 0 जितना मतलब जितना छोटा नंबर आ रहा है वो खराब हो रहा है ना, फिर लो ह्यूमन डेवलपमेंट। जब किसी देश का इस बीच में आता है तो उसे कहते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। जब इस बीच में आता है उसे कहते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास हाई है, और इस बीच में आता है तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इस आधार पर अगर आप देखोगे सर, हर बार रिपोर्ट आती है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट 2022 वाली है जो अभी 2024 में आई है,
जो अगर मैं लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं, लेटेस्ट रिपोर्ट की, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी के द्वारा लाई गई, एचडीआई कहते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, 2022, ये 2022 की है, जो कि आई 2024 जनवरी में है, रिलीज्ड इन जनवरी 2024। क्योंकि आपको लगेगा सर 2022 वाली क्यों पढ़ा रहे हो, 24 वाली पढ़ाओ, तो मेरे भाई यही है जो 24 में आई है, यही है जो 24 में आई है। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रैंक 1 जो है वो कौन है, या रैंक 134, रैंक 134 जो है वो किसको मिली है सर, वो इंडिया को मिली है। अब जब क्योंकि इंडिया को रैंक 134 मिली है, तब आप कहेंगे सर इसके हिसाब से इंडिया किस में आता होगा, या इंडिया की वैल्यू कितनी है। अब 134 है, 193 देशों की रिपोर्ट में, टोटल देश कितने हैं, 193 हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है जो 2022-23 आप इसे कहेंगे, वैसे ये 2022 की है, और इस रिपोर्ट में 134वां नंबर हमारे भारत को दिया गया है। इसमें कई सारी चीजें देखी जाती हैं, लोगों की एवरेज इनकम देखी जाती है। अब इस मामले में जो स्कोर क्या है नंबर 1 पर, वो स्विट्जरलैंड ने किया है सर। इस मामले में जो सबसे बड़ा स्कोर बनाया है वो स्विट्जरलैंड ने बनाया है, नंबर 1 पर है। उसकी वैल्यू आई है 0.967। आप जरा अंदाजा लगा लो सर, ये सबसे हाई हो चुका है। इंडिया जो आया है वो याद रखना, और उसके अलावा अगर हम देखें सर, क्योंकि आपने बोला 193 देश, अगर मैं बता दूं 193 नंबर पे कौन है, एक देश पड़ता है सोमालिया के नाम से, और सोमालिया का जो स्कोर आया सबसे नीचे है जो 0.380, इससे कम मैंने कहा है ही नहीं किसी का, इसलिए यहां से नंबर देना शुरू किया जाता है। अब इसी बीच में आपने कहा सर हमारा भारत भी आता होगा, तो जो हमारा भारत है, क्योंकि अब यहां पर थोड़े से चेंजेस हैं भारत के विषय में, इंडिया को 134 नंबर मिला है, और इंडिया की जो है यहां पर 0.644, इंडिया को स्कोर मिला है 0.644। अब इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो सर कि यहां पर इंडिया के बारे में पूछे अगर लेटेस्ट डेटा में, तो इंडिया में एवरेज लाइफ कितनी आई है, अभी लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है इंडिया में। अगर मैं बात करूं इंडिया में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी एवरेज इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी आई है। भाई आपके पास ये डेटा रह सकता है ना, कितनी आई है। जो या इंडिया में जो लोग हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, अब ये मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है। भाई मैंने कहा ना 4 फैक्टर है। अब इंडिया के लोगों की जो एवरेज लाइफ बताई जा रही है रिसेंट रिपोर्ट के आधार पर 67.7 ईयर हो चुकी है। इंडिया के लोग का जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 12 साल 6 महीने है, 12.6 ईयर आ रहा है। इंडिया के लोगों की जो एवरेज इनकम है वो $6,951 आ रही है। ठीक है, और यहां पर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी मैं आपको देख के बताऊंगा एक बार कि इंडिया की मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी आएगी, लेकिन इस डेटा को आप याद रखें भाई, ये सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, तो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो मुझसे पूछिएगा।
मीन ईयर का मतलब जो लोग पढ़ चुके हैं वो कितने एज तक पढ़ते हैं औसतन। एक जैसे कोई 5 साल तक पढ़ के छोड़ देता है तो 5 साल उसका एवरेज हो गया है। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, एचडीआई को इसका कंसेप्ट दिया था और इसको हर बार महबूब उल हक ने 1990 में कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखना। और इस रिपोर्ट को हर बार बनाया जाता है। इट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, मैं यहां लिख देता हूं, इट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी एनुअली। इसे यूएनडीपी बनाता है एनुअली, हर साल बनाता है, यूएनडीपी के द्वारा हर साल किया जाता है। चलिए भाई, यूएनडीपी के द्वारा। तो यहां पर 3 फैक्टर में 4 इंडिकेटर हैं। अगर मान लो इंडिकेटर आ जाए तो ये भी याद रखना, एन 4 इंडिकेटर्स। यहां पर आप ये लाइन जोड़ सकते हो, 4 फैक्टर में, 3 फैक्टर में 4 इंडिकेटर हैं। चलिए भाई, यहां तक कंप्लीट हो तो मैं आगे बढ़ूं, 0 से लेकर 1 तक आएगा। अच्छा, ये कितना आएगा उस पर डिपेंड करेगा, ये कितना आएगा उस पर डिपेंड करेगा सर। ठीक है, ये कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। भाई 0.35 अगर नंबर आ रहा है इसके बीच में तो वो लो माना जाएगा, कम। इसको कम मानव विकास माना जाएगा, कम मानव विकास। इसको कम की कैटेगरी में रखेंगे, इसको मध्यम की कैटेगरी में रखेंगे, इसको इसको अधिक मानव विकास में रखेंगे, और इसको बहुत अधिक मानव विकास में रखेंगे। इस प्रकार से पूछे बताओ इंडिया कैसा है। अच्छा, यही पूछ ले बताओ इंडिया कैसा है। तो इंडिया का स्कोर देखकर आपको यह पता होना चाहिए, इंडिया जो है सर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री है। इंडिया का जो विकास है वो मीडियम कैटेगरी में आता है। इंडिया जो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो मीडियम कैटेगरी में आता है। इंडिया का विकास आप सीक्वेंस देख ले, नंबर देख ले, इंडिया नंबर 134 पर है, इंडिया का स्कोर कितना है और उस हिसाब से इंडिया नंबर मीडियम में आता है। अब मैं 2 चीजें आखिरी करा रहा हूं बस। अच्छा, पैसा, जीडीपी यानी, अच्छा जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए या खुशहाली। दुनिया में एक देश है भूटान, हमारा पड़ोसी है, वो ये कहता है कि नहीं, दुनिया में जो इंपॉर्टेंट है ना वो खुशहाली है, ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा खुशहाली होना अच्छी बात है। और उसने ये कहा कि हमारे देश में एक नई कैलकुलेशन है, जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। आधिकारिक तौर पर दुनिया का एक देश है जो अपनी हैप्पीनेस को कैलकुलेट कर रहा है सर, वो भूटान है। वहां के एक राजा के द्वारा ये शुरुआत की गई थी और इन्होंने कहा 7 तरह की खुशहाली है। जैसे आप क्या कहोगे, सोचो। जहां मैं काम करता हूं क्या मैं वहां खुश हूं? अपनी फिटनेस से क्या मैं खुश हूं? अपने मेंटली तौर पर क्या मैं खुश हूं?
फिजिकल तौर पर क्या मैं खुश हूं, यानी फिटनेस की बात कर रहा हूं। मेरे पास जो पैसा है क्या मैं उससे खुश हूं, पैसा क्योंकि एक खुशहाली का तरीका है, सब नहीं है, सब कुछ जीडीपी यानी एक फैक्टर है ये भी। अच्छा, हमारी पॉलिटिक्स जो है क्या वो हमें खुश रखती है, क्या जो हमारा एनवायरमेंट है वो बड़ा अच्छा है, हमें उससे खुशी मिलती है एनवायरमेंट को देखकर। आप कहोगे खुशी के 7 तरीके इन्होंने बताए हैं, फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा, सोशल भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, एनवायरमेंटल भी होगा, जहां काम करते हैं वर्क प्लेस है जो हमारा, वहां की खुशहाली भी होगी, इकोनॉमिक खुशहाली भी होगी। यानी एक देश ऐसा है कि जो पैसे को एक फैक्टर मानता है, बाकी सब दुनिया जीडीपी बढ़ाने में लगी है, भूटान जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बढ़ाने में लगा है। तो ऐसा जो यहां पर होगा, सर आपने कहा सर इस वाले कंसेप्ट को लेकर आया था भूटान देश, और वहां पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है देखो। और ये जीएनएच निकालने की शुरुआत 1972 में भूटान में किंग जिंगमे वांगचुक जो राजा थे वहां के, उन्होंने की। 7 तरह की खुशहाली है और भूटान के संविधान में इसकी बात की गई है कि हम जीएनएच कैलकुलेट करेंगे। आप इनको जब लिख लेंगे ना तब मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्टली। आप जानते हैं हर आखिरी के 10 मिनट में क्वेश्चन कराता हूं भाई।
आज कुछ इश्यू आ रहा है भाई बार बार, पता नहीं क्यों, बट कोई बात नहीं, होपफुली सारा बढ़िया होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसको भी 2010 से यूएनडीपी बना रहा है सर। इसमें महिलाओं की स्पेशली हेल्थ देखते हैं, मेल फीमेल हेल्थ क्या, एम्पावरमेंट में कितना हिस्सा महिलाओं का, और लेबर मार्केट यानी रोजगार में कितना हिस्सा है। तो महिलाओं का हिस्सा देखा जाता है यहां पर, और ये भी मानव विकास सूचकांक के तहत बनता है। बस इतना करना है आपको आज, बस इतना करना है आपको आज। चलिए भाई, एक लास्ट बात है, कोई बात नहीं भाई। तो ये लास्ट बात है सर, इसको बनाया जाता है हर बार, और अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं अब हम उनको देखते हैं भाई। इसके बाद जो क्वेश्चंस है अब आप उनको देखेंगे। चलिए भाई, अब मैं आपको लास्टली क्वेश्चन करा रहा हूं, अगले 5 मिनट में आप इसको देखिएगा। आप क्वेश्चन के लिए अपनी नोटबुक चेक करिए। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में हेल्थ आता है, एजुकेशन भी आता है, और लिविंग स्टैंडर्ड भी आता है, ये तीनों सही है। ये क्वेश्चन आएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का कंसेप्ट किसने दिया था? ये 1970 में मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक वाला कंसेप्ट मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। यूएनडीपी बनाते हैं तो भारत ने किन चीजों में सुधार किया है? भारत ने लगभग सभी चीजों में सुधार किया था। भारत की एवरेज बर्थ जो है उसको भी लिया जाता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी ली जाती है, जीएनआई भी लिया जाता है, एवरेज इनकम यानी प्रति मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। चारों फैक्टर लिए जाते हैं। एचडीआई जब बनाते हैं तो उसमें एचडीआई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेते हैं, प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी पर कैपिटा में लेते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं लेते, और मॉर्बिडिटी मृत्यु यानी नहीं लेते। सर दो ही लेते हैं। कंसेप्ट को देखना ध्यान से, इस वाले कंसेप्ट में दो सही है दो गलत हैं सर। प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी लेते हैं, लेकिन इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं लेते, मॉर्बिडिटी यानी मृत्यु नहीं लेते इसमें। ये तो मैंने आपको पिछली बार कराया था, है ना भाई? चलिए, लैंगिक असमानता सूचकांक जब लेते हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन हेल्थ भी लेते हैं, एम्पावरमेंट भी लेते हैं, लेबर मार्केट भी लेते हैं सर, तीनों लेते हैं। देख लो, मानव विकास सूचकांक का कंसेप्ट किसने दिया था? महबूब उल हक ने। इसे यूएनडीपी बनाता है। मानव विकास सूचकांक में क्या नहीं लेते? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ लेते हैं, नॉलेज यानी एजुकेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेते हैं, लेकिन बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं लेते हैं सर। जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट वो किसने डेवलप किया था? वो भूटान ने किया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में हम क्या फैक्टर लेते हैं नहीं लेते हैं?
विचार नहीं करते, लाइफ भी लेते हैं, इन्फेंट भी लेते हैं, लिटरेसी भी लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय नहीं लेते हैं सर। सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक पहली बार कौन सा देश लाया था? भूटान, मैंने बताया अभी आपको। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में हम क्या लेते हैं सर? हम यहां पर शिशु मृत्यु लेते हैं, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता लेते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। अब देखिए भाई, आप मुझे बताइए सर, ये सवाल कितने आसान लग रहे हैं हमें कि ये एक बार में हम कर पाएंगे। क्राइम रेट क्योंकि नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं होता, और ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने बनाया हो कि भाई मैंने बहुत आसान शब्दों का क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। ये सब किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस ईयर पेपर